तो दोस्तों कैसे आप? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों नए साल का अवसर है, मेरी तरफ से आप सभी फैमिली को इस नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों नए साल पर आज मैंने एक छोटा सा गेम खेला है। मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोगों का आपस में प्यार कितना ज्यादा है। दोस्तों टास्क बहुत छोटा सा है, मैं आपको विश करूंगा, बदले में आप मुझे विश करेंगे। ये तो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में आज हम एक दूसरे को विश करेंगे। देखिएगा कितना मजा आएगा। उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो इन कहानियों को सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो और मैसेज कीजिएगा। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं जल्द से जल्द आपकी कहानियां यूट्यूब पर जरूर लाऊंगा। तो ठीक जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और आराम से सुनते रहिए भूतों की कहानियां मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मैं रौनक सिंह परमार हूं। यह घटना मेरे साथ 20 दिसंबर 2024 को हुई थी और यह बिल्कुल सच कहानी है। आपको बता दूं कि मैं वडोदरा गुजरात में रहता हूं। दोस्तों मुझे लंबे सुनसान रास्तों पर चलने की आदत थी। कई साल तक छोटे मोटे काम करने के बाद मैंने ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लिया। पहली बार मैंने इस पेशे में कदम रखा और सच कहूं तो मुझे अकेलापन बेहद पसंद है। इंजन की घरघराहट और हाईवे की लंबी रोड मुझे बहुत शांति मिलती है। दोस्तों ये किस्सा ब्लैक स्टोन हाईवे का है जो घने जंगलों के बीच से गुजरता है। यह सड़क अपने आप में ही खौफनाक शांति के लिए जानी जाती है। ऐसे ही एक रात की बात है, मैं एक दूर दराज शहर के लिए सामान लेकर जा रहा था। उस दिन हवा भारी थी और माहौल अजीब तरह से खामोश था। रास्ते में चलते वक्त मुझे मेरे जीपीएस ने वैकल्पिक रास्ता अपनाने की सलाह दी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज करते हुए अपना सफर जानने वाले हाईवे पर ही जारी रखा। आधी रात को अचानक मेरा ट्रक झटका खाकर बंद पड़ गया। गुस्सा बहुत तेज आ रहा था। भला ऐसी सिचुएशन में किसी का भी ट्रक खराब होगा तो गुस्सा तो आएगा ही। खैर मैंने टॉर्च निकालकर ट्रक से बाहर कदम रखा। यकीन कीजिएगा टॉर्च की रोशनी में मैंने कुछ अजीब सा देखा। एकदम ताजे पैरों के निशान जो कि एक एक करके जंगल की ओर जा रहे थे। सच में मैं चौंक गया। इतनी रात को यहां कौन चल सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मेरा ट्रक वहीं पर आकर कैसे रुका। खैर मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए ट्रक का हुड खोला और इंजन की जांच करने लगा। मैं अपनी धुन में ट्रक को अच्छे से देख रहा था, लेकिन तभी एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी जो हवा में तैरती हुई मेरे कानों तक पहुंची। मैं एकदम से पलटा। टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर फैल गई। पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ों की छायाएं झूम रही थी। मैंने जैसे ही दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की तो पाया कि पास ही पुलिस पेट्रोलिंग जीप गुजरते हुए नजर आई। उन्हें देखकर मैंने चैन की सांस ली, लेकिन ये क्या, अचानक पुलिस की गाड़ी मेरी ओर वापस लौट रही थी। गाड़ी की हेडलाइट मेरे ट्रक पर रोशनी कर रही थी। मैं एकदम से घबरा गया क्योंकि मेरे ट्रक की पिछली लाइट खराब थी। मन में डर आ गया कि कहीं मेरा चालान न कर दे। जीप पास आ रही थी। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया। शुक्र था ट्रक स्टार्ट हो गया। मैं तेजी से आगे निकल गया। उस वक्त मुझे सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने अपना ध्यान सामने सड़क की ओर ही रखा और ट्रक की गति और बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों बाद मैं जीप को पीछे छोड़ने में सफल रहा। एकदम से दिल में राहत थी। मुझे एकदम से एहसास हुआ कि शायद असली मुसीबत अब शुरू हुई है, क्योंकि ट्रक कुछ देर बाद अचानक बंद हो गया। और तो और इस बार जब मैंने मिरर में देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। ट्रक के कार्गो बेड पर एक परछाई बैठी थी। सफेद चेहरा, गहरी आंखें और अजीब सी मुस्कान। डरते हुए मैंने फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। तब जाकर किसी तरह इंजन गरजता हुआ स्टार्ट हुआ, लेकिन फुसफुसाहट अभी भी सुनाई दे रही थी। मेरा मन अंदर से कह रहा था कि रौनक सिंह, तुम्हें रास्ता बदल लेना चाहिए था, पर क्या करता। मैं अपनी जान बचाने के लिए ट्रक को भगाता रहा। थोड़ी ही दूर मुझे बाईं ओर पुलिस की जीप नजर आई, पर इस बार जीप का सायरन बंद था और उसमें बैठे पुलिसकर्मी अजीब तरीके से मेरी ओर देख रहे थे। पुलिस वालों ने मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन दोस्तों सच कहता हूं उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब चीज एक भ्रम सा लग रहा था। मैं बस पुलिस से बचने के लिए ट्रक को एक संकरे रास्ते पर मोड़ता हुआ तेजी से भगाने लगा। किसी तरह जब मैं पुलिस को पीछे छोड़ने में सफल हुआ तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण पुलिस की जीप नहीं थी, क्योंकि जीप अंधेरे में धीरे धीरे कहीं घुल सी गई। सायरन की गूंज एक अजीब सी हंसी में बदल गई। यकीनन मेरा डर अब चरम सीमा पर था। कुछ ही देर बाद वो वैकल्पिक रास्ता मुझे एक जर्जरे पुल तक ले आया। मैं ठीक जैसे ही वो पुल पार कर रहा था कि तभी वो परछाई तेजी से कार्गो बेड से मेरी सीट के बगल में आ गई। यकीन कीजिएगा उसकी ठंडी सांसें मैं अपनी गर्म गर्दन पर महसूस कर रहा था। वो परछाई मुझसे कहने लगी, तेज चलाओ रोशन सिंह, देखो
ये कहाँ खत्म होता है। दोस्तों मैंने जैसे ही पुल पार किया तो मेरे पीछे का रास्ता कहीं गायब सा हो गया। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी काले घेरे में गाड़ी चला रहा हूं। वो परछाई मेरे पीछे बैठी थी और उसके हाथ मेरे कंधे की ओर बढ़ रहे थे। उसी बीच मुझे दोबारा पुलिस की जीप दिखाई थी और उन्होंने मुझे फिर से रुकने का इशारा किया। इस बार बहुत ज्यादा डर के मारे मैंने ट्रक को रोक दिया। पुलिस वालों ने मुझसे कई सवाल किए। वो मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जीप में बैठाया। उन्होंने जंगल से मुझे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद वो पुलिसकर्मी मुझे पास के एक गांव तक ले गए। गांव के लोग बताते हैं कि मेरा चेहरा डर और थकान से सफेद पड़ चुका था। मैं बस बार बार यही कह रहा था कि कुछ तो था मेरे पीछे। हाँ, कुछ तो था। एक बार को तो पुलिस वालों को ऐसा लगा कि जैसे मैं मेंटल हूं। हालांकि पुलिस और गांव वालों को उस इलाके में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन दोस्तों मेरी ये घटना ब्लैक स्टोन हाईवे की रहस्यमय कहानियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दोस्तों नहीं मालूम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा भला मैं अपने रास्ते पर आराम से चल रहा था, पर पता नहीं उस रास्ते पर मेरे साथ अचानक ये सब हुआ। अगर आप इस रास्ते के बारे में जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या मेरे अलावा किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है? धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी रौनक सिंह परमार की कहानी। इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं अरीब। एक बार मैं किसी बच्चे का इलाज कर रहा था। उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया था, एक तरह की मारन क्रिया, जिसमें इंसान को धीरे धीरे मौत के घाट उतारने की क्रिया होती है। और तो और इस क्रिया को करने के लिए शाबर मंत्रों का उपयोग भी किया गया था, जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। उसके इलाज के शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए। जैसे कि मेरे कमरे में रात को कोई मेरी कंबल खींच देता है। कई बार ऐसा महसूस होता जैसे दीवार पर कुछ चिपका हुआ है। और तो और कई बार तो मुझे पेटी बजने की आवाज भी आती, जैसे कोई संदूक को बजा रहा हो। कभी कोई अचानक पंखा चला देता तो कोई अचानक हीटर ऑन कर देता। इतना सब होने के बावजूद भी मुझे एक ऐसी आवाज भी सुनाई दे रही थी जैसे मुर्गियां दाना चुगती हैं, उनकी चोंच जमीन पर लगने की आवाजें। बहुत कुछ अजीब था। मतलब आप यूं समझिए कि बंद कमरे में जो कुछ मैंने महसूस किया, मेरी जगह शायद कोई और होता तो डर के मारे न जाने उसका क्या हाल होता। खैर, मैं ये सब वजीफा करके जान लिया करता था। इसी तरह एक बार मेरे कमरे में काली माता आई। मैंने उनसे बड़े ही प्यार से पूछा कि तुम यहां क्यों आई हो। उन्होंने कहा कि मैं तुझे मारने के लिए आई हूं। तेरे पास अभी भी वक्त है, अपना हाथ पीछे हटा ले, वरना उस बच्चे के साथ साथ तू भी मारा जाएगा। दोस्तों मैंने उनसे कहा कि मैं अपना हाथ पीछे तो नहीं हटा सकता, इसमें मेरी पढ़ाई और इज्जत का सवाल है। मेरा इतना कहते ही वो मेरी ओर आने लगे, लेकिन मैंने कुछ मंत्र ऐसे बोले जिसके बाद वो दोबारा पीछे जाकर बैठ गई। और मैंने ठीक जब 2-4 मंत्र बोले तो उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। अगले दिन फजर की नमाज के बाद मैं आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था। कुछ ही मिनटों के बाद काली माता दोबारा मेरे रूम में आई। कहने लगी कि मैं तुझे मारने के लिए आई हूं और ठीक उस बच्चे को भी मुझे ही मारना है। मैंने उनसे कहा कि क्यों मारना चाहती हो। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं उसे मारने के लिए ही आई हूं और मुझे मारने के लिए ही भेजा गया है। मुझे उसे हर हाल में मारना है। मैंने तुरंत ही मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, जिसके बाद वो दोबारा से पीछे बैठ गई। मैंने कुछ और मंत्र बोले, जिसके बाद वो वहां से चली गई। दोस्तों आप सभी को एक बात बता दूं, इंसान जब भी किसी की मदद करता है तो ठीक उस मदद के बीच हम जैसे लोग जब बाधा बनते हैं तो सोचिए कि हमारे साथ कैसे कैसे होता होगा। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं उस बच्चे की क्रिया के बीच में आ रहा था। तो जाहिर सी बात है मेरे साथ होना यह लाजमी था। और दोस्तों ऐसा ज्यादातर तभी होता है जब किसी का जादू या कोई भी क्रिया बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने ठीक इसके अगले दिन उस बच्चे को अपने घर पर बुलाया। तकरीबन 5 या 10 मिनट मंत्र पढ़ने के बाद काली माता उसके शरीर में आ गई। मैंने उनसे सीधा यही सवाल किया कि तुम वचन पर आई हो या मंत्रों द्वारा। मुझे सामने से जवाब मिला, मैं वचन पर आई हूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम कौन सी काली हो, काली या महाकाली? जवाब में मुझे काली मिला। मैंने फिर कहा कि तुम कौन सी काली हो, हाकनी, डाकनी या शाकनी? उसने कहा मैं हाकनी हूं। मैंने तुरंत पूछा प्रेत वाली या सेविका वाली? सामने से जवाब आया प्रेत वाली। दोस्तों इसके बाद मुझे क्लियर हो चुका था और मुझे इसकी तंत्र विद्या भी पता थी। मैंने ठीक अपनी क्रियाएं चालू कर दी। इसके कुछ ही 1 घंटे बाद मैंने उससे वचन लिया कि तुम इस लड़के को अब कभी तंग नहीं करोगी। और रही दूसरी बात, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। दोस्तों सब कुछ राजी होने के बाद वो वहां से चली गई। दोस्तों ऐसी दिक्कतें बहुत लोगों को होती हैं। अगर इन्हें सही वक्त पर सही इंसान नहीं मिलता तो बहुत कुछ खराब हो जाता है। ठीक यही था मेरा एक छोटा सा किस्सा
आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी आरेब की कहानी। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इन्होंने एक बच्चे को प्रेतनी से बचाया। तो ठीक, ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिल्पा है। मैं विजयपुर कर्नाटका से हूं। मैं सर की काफी लॉन्ग टाइम से सब्सक्राइबर रही हूं और मैं इनकी आवाज की फैन भी हूं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं सर की एक भी स्टोरी बिना मिस किए सुनती हूं। और सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस चैनल पर 5 कहानियां आपको पहले भी भेज चुकी हूं। ये मेरी इस चैनल के लिए छठी कहानी है। यह घटना 1990 की है, जब मेरी माँ पेट से थी। माता पिता दोनों रेंट के घर पर रहा करते थे, सखा प्राजा एरिया में। उस घर के बारे में मैंने आप सभी को पहले की कहानियों में बताया था, लेकिन जिन्होंने वो कहानियां नहीं सुनी, आज मैं आपको फिर से बता देती हूं। वो घर भूतिया था। उस घर में अजीब अजीब चीजें होती थी, लेकिन सिर्फ माँ को ही ये सब दिखाई और सुनाई देता था। पिताजी को कभी भी इस चीज का एहसास तक नहीं हुआ। असल में जब भी माँ रात में सोती थी तो एक टेडी बियर जैसा डरावनी आकृति वाला, मतलब एक अजीब तरह का मॉन्स्टर, जिसका सर बड़ा और शरीर पतला छोटा, हाथ पैर लंबे, उसकी लाल चमकती आंखें थी, वो परछाई या आकृति जो भी समझ लीजिए, वो माँ के ऊपर बैठकर उनका गला दबाने की कोशिश करती थी। ये शुरुआती महीने में 1 या 2 बार होता था। धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और माँ को वो रोज परेशान करने लगा। हर बार माँ को जब भी ऐसा महसूस होता तो वो पिताजी को सब कुछ बताती, लेकिन पिताजी कभी भी यकीन नहीं करते थे। वो माँ का वहम या सपना बोलकर टाल दिया करते थे। उस वक्त माँ को 7वां महीना चल रहा था। नाना और नानी भी आए हुए थे। रात के तकरीबन 3 बजे उस रात माँ जब सो रही थी तो अचानक वो डरावनी टेडी बियर जैसी दिखने वाली चीज माँ का बायां हाथ खींचने लगी, लेकिन माँ ने अपने हाथ को अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद वो अजीब सी चीज माँ के पेट के ऊपर से लांग कर चली गई। माँ एकदम से डर के चिल्ला उठी, जिसके कारण सब लोग चौंक कर उठ गए। माँ को तुरंत संभालने के लिए नानी आई, लेकिन माँ के पेट में बहुत दर्द होने लगा। पिताजी, नाना और नानी उसी वक्त माँ को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर के चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद परिवार वाले एकदम परेशान हो गए, पर करते भी तो क्या, अगर डिलीवरी नहीं करते तो माँ की जान को खतरा था। डिलीवरी के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। खैर, बच्चे की डिलीवरी सुबह 6 बजे तक हो चुकी थी। डॉक्टर ने जब उस बच्चे को देखा, यकीनन वो खुद बहुत डर गए। नर्स ने बाहर आकर पिताजी, नाना नानी को कहा कि आपकी लड़की हुई है, लेकिन उसे देखने के लिए सिर्फ नानी को परमिशन मिली। जब नानी वार्ड में आई तो देखा कि माँ दर्द की वजह से बेहोश पड़ी थी। बच्चे को पालने में सुलाया हुआ था। नानी पालने के पास जाकर बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाई। नानी की आवाज सुनकर पिताजी और नाना भी अंदर आ गए। उस वक्त वो उस बच्चे को देखकर डर गए। दोस्तों, बच्ची इतनी डरावनी थी जैसी माँ कहा करती थी उस टेडी बियर के बारे में। ठीक वो वैसी ही हुई थी। लाल आंखें, सर बड़ा, शरीर पतला और छोटा, हाथ पैर लंबे। उसकी त्वचा जैसे थी ही नहीं, बिल्कुल मांस के टुकड़े जैसी लग रही थी, खून से लथपथ। ये सब देखने के बाद सबके सब बहुत रोए, लेकिन पिताजी ने यही सोचा कि किस्मत में यही है। ये मानकर उन्होंने यही कहा कि जैसी भी है बच्ची हमारी है। पिताजी उसको एक्सेप्ट कर चुके थे। पर दोस्तों, हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो बच्ची पैदा होने के बाद सिर्फ 2 घंटे तक ही जिंदा थी। 2 घंटे बाद वो नहीं रही। जैसे ही सबको ये पता चला कि बच्ची की सांसें रुक गई, इसके बाद तो सब और फूट फूट कर रोए। माँ को अभी होश तक नहीं आया था। उस बच्ची को देखकर माँ डर न जाए, यही सोचकर नानी ने दुखी मन से कहा कि इसे यहां से ले जाओ, अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इसको देखकर मेरी बेटी डर जाए। नाना और पिताजी बच्ची को एक सफेद कपड़े में लपेटकर शमशान घाट में दुखी मन से दफना आए। माँ के होश आते ही वो पूछने लगी कि बच्चा कहाँ है। नानी ने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ ये सब सुनकर बहुत ज्यादा रोई। माँ का सा हाल देखकर पिताजी ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे उस घर को बदलना ही होगा। 2-4 दिन जब माँ के डिस्चार्ज होने का समय आया, तब तक पिताजी दूसरा घर लेकर वहां शिफ्ट हो चुके थे। डिस्चार्ज होते ही वो माँ को सीधा नए घर में ले गए। दोस्तों, वहां रहते हुए 2 साल हो चुके थे। तब जाकर मेरा जन्म हुआ। मेरे पैदा होने के बाद घर में जो कुछ भी हुआ मैं सब पहले की कहानियों में बता चुकी हूं। बस आज के लिए इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिल्पा जी की कहानी। वाकई इनकी कहानी बहुत डेंजरस थी। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि इन्होंने इससे पहले जितनी भी कहानियां बताई थी, उन्हें सुनाने के बाद मुझे उनकी इस बात पर भी यकीन है। अब नहीं मालूम उस घर में ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी शक्ति को काट पाना
बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर समय रहते उनको कहीं अच्छी जगह दिखाया जाता या उस घर को पहले ही बदल दिया जाता तो शायद इनको ये दिन ना देखना पड़ता। अब आप ही बताइए, उस घर में ऐसा क्या होगा जो इनके साथ ऐसा हुआ? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं रॉकी हरियाणा के छोटे से जिले में रहता हूं। मैं सर की कहानियां काफी टाइम पहले से सुन रहा हूं और आज की मेरी ये कहानी मेरे अपने दोस्त के भाई के साथ बीती है। ये एक सच्ची कहानी है। बात दरअसल आज से काफी साल पुरानी है, जब मेरे दोस्त के भाई लगभग 20 साल के थे। वो ठीक अपने किसी कजन की शादी में गए हुए थे, जहां जाते जाते उन्हें रात हो गई। खैर, वहां पहुंचकर खाना खाने के बाद वो इधर उधर टहलने लगे। उसी बीच उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया जो नीचे से सूखा हुआ था, लेकिन वो पेड़ ऊपर से काफी हरा भरा था। ये देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पेड़ नीचे से सूखा और ऊपर से हरा भरा। खैर, उन्होंने ज्यादा ना सोचते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास वॉशरूम करना शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वहां बैठा ब्रह्म राक्षस, जी हाँ दोस्तों, वहां के गांव वालों का मानना था कि उस पीपल के पेड़ में एक राक्षस रहता है। ये बात उनके भैया को पता नहीं थी। ब्रह्म राक्षस ने तुरंत ही उनके शरीर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वह दोबारा खाना खाने की जगह पर चले गए। उन्होंने एक बार फिर से थाली ली और खाना खाने लगे। खाना बांटने वाला उन्हें देखकर एकदम से चौंक गया। सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो इन्होंने खाना खाया था और अब दोबारा इतनी भूख कैसे लग सकती है। खैर, उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सब कुछ हो जाने के बाद वो जैसे ही अपने घर पहुंचे तो घर जाते ही उन्हें उल्टियां होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद कई इलाज चले, तब जाकर किसी मौलवी जी ने उनके ऊपर से शक्ति को हटाया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके बाद उन भैया के साथ और भी बहुत कुछ हुआ। यहाँ तक कि ये कहानी उनके घर वालों के सामने हुई है। ये बात कई साल पहले की है, जब मेरे दोस्त के घर वाले शहर में रहने के लिए आए थे। ठीक उनके घर के पास एक चर्च था। नहीं मालूम भैया को ऐसा क्या हुआ, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगे। अब नहीं मालूम वो कितनी बार वहां जाते थे। अचानक पता चला कि वो क्रिश्चियन बनने की सोच रहे हैं। वो यीशु को मानने लगे। उन्होंने अपना धर्म एकदम छोड़ दिया था। घर वालों ने काफी समझाया, मगर वो बिल्कुल नहीं माने। दोस्तों, इसके बाद वो अलग अलग रहने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है। कारण क्या था, कैसे हुआ, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। अब जब उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला कर ही लिया था तो घर वालों ने उन्हें ईसाई धर्म के थ्रू उनकी डेड बॉडी को जमीन में दफना दिया। कुछ समय बाद ये सब चीजें नॉर्मल हो गई, लेकिन एक दिन उनके पिताजी के शरीर में उनकी भाई की आत्मा आई। कहने लगी कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मुक्ति दिलाओ। उस वक्त घर के लिए सबका माहौल एकदम हैरान कर देने वाला था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा। इसके अगले दिन घर वालों ने तुरंत पादरी को बुलाया, लेकिन वो पादरी भी कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद एक पंडित जी को बुलाकर सब विषय के बारे में बताया गया। तब उन्होंने कहा कि उनके नाम से पिंडदान करो और पूजा पाठ करो ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। दोस्तों, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा पाठ कराया गया। तब से लेकर अब तक भाई की आत्मा ने परेशान नहीं किया। आप सभी को बता दूं कि एक सच्ची कहानी है। इस पर विश्वास करना या ना करना ये आपके ऊपर है। सच कहूं तो मेरे पास इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं, क्योंकि मैं गांव में रह चुका हूं और अक्सर मैं अपने दादा दादी और माँ से कई कहानियां सुनता रहता हूं। मुझे सर की कहानी और उनकी आवाज बेहद पसंद है। बस अब आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी रॉकी जी की कहानी। इसी के साथ ले चलता हूं आपको एक और कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं एक राइडर हूं जो कि काफी लंबे लंबे टूरों पर रहता हूं। अभी रिसेंटली हम लोग सिक्किम राइड कंप्लीट करके आसाम लौट रहे थे। हम पूरी रात बाइक चला रहे थे। तभी रात के 2 बजे बरपेटा रोड के सामने हमें एक शॉर्टकट रोड दिखा। वो गूगल मैप में हाईवे से अलग रोड था। नहीं मालूम क्यों, पर हमने उस रोड को ले लिया। बाइक राइड को मैं ही लीड करता हूं और मेरे ग्रुप से सबसे आगे मैं ही था। पूरी रोड एकदम सुनसान थी। बस बैम्बू ट्री एंड बेरी के ट्री थे। ठीक सामने एक नदी भी दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक कोई घर ना दुकान और ना ही कोई इंसान था। चलते चलते टर्निंग पॉइंट में मुझे एक महिला दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद कोई होगा। मैंने बाइक स्लो की ताकि आराम से क्रॉस कर सकूं। लेकिन दोस्तों, मेरी हेडलाइट जैसे ही टर्निंग पॉइंट की तरफ घूमी तो मैंने पाया कि वहां तो कोई भी नहीं था। वाकई ये देखकर मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया। कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने वहां से कुछ ही दूरी पर बाइक रोकी। मेरा शरीर एकदम जाम सा हो गया। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने कहा
कि हमें तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मैंने इतना सुनते ही बाइक स्टार्ट की और जल्दी से वहां से निकल गया। दोस्तों, अभी तक का मेरा ये पहला और आखिरी किस्सा है। हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ, मगर है तो एक तरह का किस्सा ही। धन्यवाद। न्यू ईयर के इस मौके पर मैं आपको एक कहानी और सुना के चलता हूं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम ट्विंकल है। मैं सर की स्टोरी बहुत दिनों से सुन रही हूं, तो ठीक आज जो मैं कहानी बताने वाली हूं, ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि मेरी दादी के साथ हुआ है। ये बात तब की है जब मेरे पिताजी 12वीं क्लास में थे। उन दिनों मेरी दादी की तबीयत अचानक ही खराब होने लगी। धीरे धीरे उनके बाल भी पूरे झड़ गए थे। शायद उनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया था जो कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरी दादी की बॉडी में इन्फेक्शन पूरी तरह फैल गया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे एक डेड बॉडी बहुत दिनों से बेड पर पड़ी हो। उनका खाना पीना सब कुछ बंद हो चुका था। हालत इतनी गंभीर थी कि अगर उनकी बॉडी से कपड़ा हटाया जाए तो उनकी स्किन भी निकल आती थी। पर एक बात थी, ऊपर वाले का इतना शुक्र था कि धीरे धीरे दवाइयों से वो ठीक भी हो गई। इसके उन्हें रिकवरी में पूरे 2 साल लगे। इसके बाद की स्टोरी दादी ने कुछ नहीं बताई। पर एक बार की बात है, मैं दादी के बगल में सोई थी। उस समय मैं भी बहुत छोटी थी। रात को अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि दादी के ऊपर सेम दादी की तरह ही दिखने वाली एक औरत बैठी थी। वो लगातार उनका गला पकड़े जा रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई और बिस्तर के अंदर छुपकर सो गई। अगले दिन जब ये बात मैंने अपनी बहनों को बताई तो उन्होंने मुझे जो बताया वो सुनने के बाद मानो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी ऐसा ही देखा था। यकीनन हम सब के सब बेहद डर गए। मैंने तुरंत ही ये बात माँ को बताई, लेकिन माँ को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। और यकीन लाने के लिए एक हैरान कर देने वाली बात सामने आनी बहुत जरूरी थी। पिताजी ने हमारी बातें सुनकर यह कहा कि उन्होंने भी ये सब देखा था। हम सब और डर गए। हमने तुरंत ही दादी की बहन को कॉल किया जो कि बिहार में रहती थी। वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी। वो एक बहुत बड़े पंडित को जानती थी। उनको बुलाने के बाद तब जाकर माँ का इलाज हुआ। नहीं मालूम हमारे घर के अंदर ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी जिससे दादी के बाद मेरी माँ को भी ये सब झेलना पड़ा। पंडित जी ने बताया कि दादी के किसी खास रिश्तेदार ने उनके ऊपर टोना टोटका किया है, जिसको चलते बहुत साल हो गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता रहता है तो उनकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि उन्हें हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, तब जाकर दादी को इन सबसे बहुत आराम मिला, साथ ही साथ माँ को भी। लेकिन क्या करें, ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ना जाने क्यों मेरी दादी की तबीयत आज भी खराब ही रहती है और तो और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। अक्सर दादी सपनों में चिल्लाती है, बहुत डरती है। वो मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। मुझे वो पकड़ रही है। बहुत अजीब अजीब सी बातें। दोस्तों, चीजें कंट्रोल करने से क्या किसी इंसान को राहत मिलती है? नहीं मालूम। अंत में बस आपको इतना ही बता दूं कि मेरी दादी बंगाली है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी नए साल की कुछ कहानियां जो कि इसी हफ्ते में मेरे पास आई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहानियों की शुरुआत 1 तारीख से की जाए। बाकी मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह आप कहानियां भेजते रहिए। मैं आपकी एक कहानी को हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बाकी जल्द ही मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।